सोचो, एक 7 साल का बच्चा एक दुकान से चॉकलेट चुरा लेता है। तो क्या यह एक क्राइम है? एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एक मर्डरर को अरेस्ट करता है। क्या यह इलीगल है? सरप्राइजिंगली दोनों क्वेश्चन के आंसर सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज, जहां लॉ को इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस की, जो क्रिमिनल लॉ के बेसिक बट पावरफुल रूल्स को एक्सप्लेन करता है। तुम सोच रहे होगे सेक्शन 3 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये रियल लाइफ केसेस को अफेक्ट करता है। बच्चों का क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओमिशन से क्राइम कैसे बनता है, एक ग्रुप क्राइम में कौन गिल्टी होगा, कब एक ही एक्ट अलग अलग क्राइम बन सकता है। अगर तुम्हें सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस और आईपीसी का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस थे समझ आ गए, तो तुम अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हो और लीगल ट्रबल से बच सकते हो। चलो इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले है हमारा क्लॉज 1। क्लॉज 1 कहता है, थ्रू आउट द संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, every penal provision and every illustration of such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions। बेसिकली जनरल एक्सेप्शंस हर एक डेफिनेशन पर लगते हैं, हर एक पीनल प्रोविजन पर लगते हैं और हर एक इलस्ट्रेशन पर लगते हैं जो डेफिनेशंस और पीनल प्रोविजंस के साथ दी गई है। यहाँ पर दो इलस्ट्रेशंस हैं। पहली इलस्ट्रेशन बोलता है, द सेक्शंस इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट सच ऑफेंसेस। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एज की, तो उसमें बोला था मैन और वुमेन की, जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें बोला था मैन और वुमेन ऑफ एनी एज। वहां पर कोई भी पर्टिकुलर एज नहीं बताई गई थी। लेकिन अगर हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करें, तो जनरल एक्सेप्शंस में बोला गया है कि एक चाइल्ड या एक बच्चा जिसकी एज 7 साल से कम है, उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होती है। अगर एक बच्चा गुस्से में आकर किसी का मर्डर कर देता है तो, और एंड इफ उसकी एज 7 साल से कम है, तो उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। बी बात करता है, बी इलस्ट्रेशन बोलता है, ए अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड। एक पुलिस ऑफिसर है ए, उन्होंने बिना वारंट के जेड को अरेस्ट कर लिया, और जेड एक पर्सन है जिसने मर्डर किया है। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पर ए ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को ऑफेंस नहीं करा है, बिकॉज ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जेड। क्योंकि वो बाउंड थे बाय लॉ कि वो जेड को अरेस्ट करे, क्योंकि जेड ने मर्डर किया था। तो इसीलिए ए का जो केस है वो फॉल कर जाएगा जनरल एक्सेप्शंस में। तो बेसिकली फर्स्ट क्लॉज में इतना सी चीज याद रखनी है कि अगर कोई एक रूल, जैसे जनरल एक्सेप्शंस अगर एक जगह मेंशन कर दिए गए हैं, तो उनको बार बार हर किसी डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन के साथ मेंशन करने की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लॉज की। सेकेंड क्लॉज बोलता है, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ द संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। जो वर्ड्स डिफाइन करे गए हैं ना सेक्शन 2 में, उनकी डेफिनेशन, उनका मीनिंग हर जगह सेम रहेगा। अगर आईपीसी के किसी सेक्शन में एक वर्ड को डिफाइन कर दिया गया है, तो वो हर जगह सेम मीनिंग में ही यूज होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फ्रॉड का। फ्रॉड का स्पेसिफिक मीनिंग हमें डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है, दैट इज फ्रॉडुलेंटली वर्ड हमें डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड रिलेटेड सेक्शन में अलग अलग डेफिनेशन होगी। एक बार जो डेफिनेशन फिक्स कर दी गई है सेक्शन 2 में, वो ही हर जगह डेफिनेशन यूज करी जाएगी उस पर्टिकुलर टर्म के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 बात करता है पोजेशन से रिलेटेड। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। तो हमें देखना है कि लॉ में पोजेशन का क्या मतलब दिया है यहाँ पर। अगर एक क्लर्क, सर्वेंट या स्पाउस किसी पर्सन का कोई एक चीज या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो वो लीगली तुम्हारी ही पोजेशन काउंट करी जाएगी। किसी एक पर्सन का सर्वेंट है, अगर वो कोई बैग कैरी कर रहा है अपने मास्टर का, तो वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मानी जाएगी उस मास्टर की। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बोलता है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन।
चाहे जो क्लर्क और सर्वेंट है वो टेम्पररी पर्पस के लिए हो या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए हो, तो भी वो क्लर्क और सर्वेंट इस डेफिनेशन, इस क्लॉज में फॉल करेगा। क्लॉज 4 बात करता है, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सप्रेस वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है एक्ट इज इक्वल्स टू एक्शन प्लस ओमिशन। सिर्फ कुछ करना ही नहीं, कुछ ना करना भी क्राइम हो सकता है। जहां पर एक पर्सन की ड्यूटी थी कि उसको एक पर्टिकुलर एक्ट करना है, एंड इफ अगर वो नहीं करता है वो एक्ट, तो वो गिल्टी या फिर उसके ऊपर ऑफेंस के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक डॉक्टर जानबूझ के एक मरीज का इलाज नहीं करता है, उसकी वजह से उस मरीज की डेथ हो जाती है, तो यह एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर एक डॉक्टर ने ओमिशन किया, जो उसकी लीगल ड्यूटी थी उस पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं दिया जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, तो यहाँ पर गिल्टी माना जाएंगे डॉक्टर फॉर द ऑफेंस ऑफ नेग्लिजेंस। अब आता है सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यह बात करता है जॉइंट लाइबिलिटी की। एक साथ बहुत सारे लोगों ने क्राइम करा तो क्या सब गिल्टी होंगे? सोचो, एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 दोस्तों ने बैंक रॉबरी की प्लानिंग करी। एक अंदर जाता है लूट करने के लिए, दूसरा कार में खड़ा होता है, और तीसरा बाहर निगरानी कर रहा होता है। तो जो पर्सन अंदर था उसने किसी का मर्डर कर दिया बैंक लूटते वक्त। अब पुलिस ने किसी एक पर्सन को पकड़ लिया, तो बाकी जो दो बैंक के बाहर थे वो लोग बोलते हैं हमने तो नहीं मर्डर किया। लेकिन यहाँ पर लॉ के मुताबिक तीनों इक्वली ही लाइबल होंगे। यह सेक्शन बात करता है जॉइंट लाइबिलिटी की। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसने प्लानिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो भी वो गिल्टी होगा। ये कॉन्सेप्ट दिया है हमारा सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस में। आज हम समझेंगे कि सेक्शन 34 कैसे काम करता है, कौन कौन गिल्टी होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इस पर क्लैरिटी देते हैं। अब हम कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहला आता है क्रिमिनल एक्ट कमिटेड बाय मल्टीपल पर्सन। बहुत सारे लोगों ने मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ एक पर्टिकुलर एक्ट करा है। तो सबसे पहला है हमारा जॉइंट लाइबिलिटी की। अगर एक क्रिमिनल एक्ट एक से ज्यादा लोग मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं, तो सभी उतने ही गिल्टी माने जाएंगे जैसे उन्होंने अकेले अकेले वो एक्ट करा हो। जैसे हमने यहाँ पर देखा, इस सेक्शन में दिया गया है एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, तो सबकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी यहाँ पर इम्पोज करी जाएगी। सेकंड बात करता है हमारा कॉमन इंटेंशन। ये सबसे जरूरी चीज है कि एक प्री प्लान एजेंडा होना चाहिए। जो सारे अक्यूज्ड हैं वो एक ही पर्पस फॉलो कर रहे हैं, सभी को एक ही गोल अचीव करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी अक्यूज्ड। सिर्फ प्रेजेंस ऑन द क्राइम सीन इज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ पर्सन लाइबल, कि एक पर्सन वहां पर खड़ा हुआ था एंड वो सिर्फ देख रहा था, यह उसको गिल्टी नहीं कर देगा। अगर एक पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, वह तभी लाइबल होगा। और एक और एसेंशियल इंपॉर्टेंट एसेंशियल है सेक्शन 34 का, वो है कि नो स्पेसिफिक ऑफेंस। सेक्शन 34 खुद में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं है, यह सिर्फ जॉइंट लाइबिलिटी इंपोज करता है अलग अलग आईपीसी के ऑफेंसेस पर। इसको हम सिंगल नहीं पढ़ सकते, वी हैव टू रीड सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस विद अ पर्टिकुलर ऑफेंस। अब हम देखते हैं केस लॉज ऑन कॉमन इंटेंशन। सबसे पहला केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। बरेंद्र कुमार एंड अदर 4 पीपल वर अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, और प्रोसिक्यूशन ने क्लेम करा कि पांचों ने प्लानिंग करी है और एक साथ एक्ट करा है। पर ट्रायल के दौरान यह पता लगा कि सिर्फ बरेंद्र कुमार घोष ने विक्टिम का मर्डर किया था। कैन द अदर 4 अक्यूज्ड आल्सो बी पनिश्ड फॉर मर्डर अंडर 34? क्या सेक्शन 34 के अंडर ऑफ आईपीसी, आप इसको एज बीएनएस पढ़ना कि बीएनएस का सेक्शन 3 क्लॉज 5 है,
ऑफ BNS सेक्शन 3 क्लॉज 5, क्या दूसरे बाकी 4 अक्यूज को भी पनिश किया जा सकता है इवन इफ उन्होंने एक्चुअली अटैक भी ना करा हो विक्टिम पर? प्रिवी काउंसिल ने बोला फॉर सेक्शन 34 टू अप्लाई, ऑल अक्यूज मस्ट शेयर अ कॉमन इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। चारों अक्यूज की कॉमन इंटेंशन होनी जरूरी है। दिस कॉमन इंटेंशन कैन बी प्लान बिफोर और इवन फॉर्म्ड ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द क्राइम। ये जो कॉमन इंटेंशन है ये या तो पहले भी, एक्ट के पहले भी फॉर्म करी जा सकती है या ऑन द स्पॉट भी। इन दिस केस कोई प्रूफ नहीं है कि बाकी 4 लोगों ने भी सेम या कॉमन इंटेंशन शेयर करी है। सो द अदर 4 वर नॉट हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 34 एंड ओनली बरेंद्र कुमार घोष was convicted for the offense of murder. Second case we have is State of Rajasthan versus Behra Ram. The Supreme Court ने इस केस में डिस्कस करा कि कैसे सेक्शन 34 अप्लाई होता है क्रिमिनल केसेस में। जस्ट बीइंग प्रेजेंट एट द क्राइम सीन इनफ नहीं है किसी भी पर्सन को लाइबल करने के लिए अंडर सेक्शन 34। क्लियर प्रूफ होना चाहिए कि सारे अक्यूज्ड हैड शेयर्ड इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। सिर्फ एक पर्सन प्रेजेंट है क्राइम सीन पर ये उसको लाइबल नहीं करता है अंडर सेक्शन 34। यह क्लियर होना जरूरी है कि सब ने शेयर करी है इंटेंशन एक क्राइम करने के लिए। बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है। If 5 people are standing at a crime scene but only one attacks, the others cannot be punished under 34 unless they were actively involved or had a common plan. कि 5 लोग एक क्राइम सीन पर खड़े हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन ने मर्डर किया है, तो पांचों को सजा नहीं दी जाएगी जब तक ये प्रूव ना कर दिया जाए कि पांचों का पहले से प्री प्लान था किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर करने का या ऑफेंस कमिट करने का। नेक्स्ट केस इज मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस मेनली फोकस करता है डेथ पेनल्टी पर, बट इट ऑल्सो डिस्कस द कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34। कोर्ट ने इस केस में क्या बोला? इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिट करते हैं एक सीरियस क्राइम साथ में, जैसे मर्डर हो गया, दे विल ऑल बी पनिश्ड इक्वली, सबको इक्वली पनिश करा जाएगा। इवन इफ ओनली वन पर्सन एक्चुअली किल्स, द अदर विल स्टिल बी गिल्टी इफ दे शेयर द कॉमन इंटेंशन। मतलब 5 लोग हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लोग हैं या 3 लोग हैं फॉर सपोज। एक पर्सन अंदर क्राइम कर रहा है, फॉर सपोज वो बैंक लूट रहा है, बाकी एक बंदा गेट पर खड़ा होकर वॉच कीपिंग कर रहा है और एक कार में है कि जैसे ही दोनों आएंगे वो बैठकर निकल जाएंगे वहां से। एक पर्सन ने अंदर मर्डर कर दिया, ठीक है, अब गन लेकर गया है अंदर, तो पॉसिबिलिटीज हैं, बैंक लूट रहा है कि मर्डर हो सकता है, किसी को चोट पहुंच सकती है। तो बाकी दो जो बाहर खड़े हैं, हालांकि मर्डर जो इंसान बैंक के अंदर है उसने करा है, बट बाकी जो 2 लोग बाहर खड़े हैं उनको भी लाइबल किया जाएगा फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, क्योंकि इन्होंने कॉमन इंटेंशन शेयर किया है। बट द प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अक्यूज हैड शेयर कॉमन इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। इफ 4 people plan a murder and only one kills the victim, all 4 will be held responsible because they shared the common intention. नेक्स्ट है हमारा सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2001 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि सेक्शन 34 जो है आईपीसी का रिगार्डिंग जॉइंट लाइबिलिटी रिक्वायर्स अ कॉमन इंटेंशन। अगर लोगों की, एक ग्रुप के लोगों की जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कॉमन इंटेंशन होना मस्ट है अमंग अक्यूज पर्सन, एंड एन ओवर्ट एक्ट इज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर कन्विक्शन। ऐसा नहीं है कि हर इंसान मर्डर करे स्पेसिफिकली आकर। अगर चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि एक पर्सन मतलब मटेरियल लाएगा जिससे ऑफेंस होगा और एक पर्सन ध्यान रखेगा कि पुलिस ना आए, तो ये सारी चीजें अगर इन्होंने प्लान करा है और चारों ने मिलकर मर्डर नहीं करा है, बेसिकली उनका प्लान था, चारों ने अपना अपना पार्ट किया है और एक पर्सन मर्डर करता है, तो चारों इक्वली लायबल होंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 3 क्लॉज 7 9 देख लेते हैं। 8 थोड़ा बड़ा है तो वो मैंने अलग स्लाइड में डाला है। सेक्शन 6 बात करता है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन का क्या रोल है। यहाँ पर हम अब क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 क्लॉज 6 बोलता है whenever an act which is criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner were done by him alone with that knowledge or intention। बेसिकली यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई एक्ट सिर्फ इस वजह से क्रिमिनल है क्योंकि वो जानबूझकर किया गया है, तो हर इंसान जो उसमें शामिल होगा उसका उतना ही दोष माना जाएगा। कि यहाँ पर इंसान को क्रिमिनल नॉलेज थी या इंटेंशन थी,
और उन सभी लोगों को क्रिमिनल नॉलेज थी और इंटेंशन थी, तो ये ऐसे माना जाएगा जैसे कि उन सब लोगों ने एक्ट अलोन किया है। नेक्स्ट है हमारा 3(7) में criminal act by omission plus act. Whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that causing of the effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. मतलब बेसिकली एक ऑफेंस करा गया है, उसमें पार्टली एक एक्ट किया है और आधा इन्वॉल्वमेंट है ओमिशन का। कैसे? ए इंटेंशनली कॉजेज डेथ of Z, partly by illegal omitting to give Z food and partly by beating Z. A had committed murder. A ने क्या करा? A ने दो चीजें करी, यहाँ पर एक्ट भी करा और ओमिशन भी किया है। एक्ट कैसे किया है कि उसने जो Z है उसको बीट किया है, और ओमिशन कैसे किया है कि उसने Z को फूड नहीं दिया। तो एक्ट प्लस ओमिशन से उसने एक ऑफेंस किया है मर्डर का। अगर एक क्राइम किसी एक्ट और किसी ओमिशन के कॉम्बिनेशन से होता है तो भी वो सेम क्राइम माना जाएगा। यहाँ पर मर्डर ही हुआ है, हालांकि आधा एक्ट हुआ है आधा ओमिशन हुआ है, बट उसका रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट उसका मर्डर है। इफ वी टॉक अबाउट 3(9) बात करता है एक ही क्राइम में डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस। कैसे? वेयर सेवरल पर्संस आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। कि एक क्राइम करा है बट लोग अलग 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 ऑफेंसेस हुए हैं बेसिकली। देखते हैं इलस्ट्रेशन से। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बट हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing of Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. अब यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन को सिंप्लीफाइड वे में मैं समझाती हूँ आपको कि A ने Z को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के चलते हुए मारा, ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं मर्डर की डेफिनेशन में तो उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो उनमें से एक एक्सेप्शन है कि अगर एक इंसान किसी का मर्डर करता है और वो मर्डर करता है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन, कल्पेबल होमिसाइड में नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ए ने जेड पर अटैक करा और जेड की डेथ हो गई, बट वो जो डेथ हुई है वो ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन में हुई है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट बी ने जेड से दुश्मनी रखता था और जानबूझकर उसको मारने के लिए उसने एक को चाकू थमा दिया। तो यहाँ पर बी की इंटेंशन थी जेड की डेथ कॉज करना, तो यहाँ पर बी को लाइबल किया जाएगा फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। हालांकि यहाँ पर दो लोग हैं, दोनों ने सेम ऑफेंस किया है, मतलब दोनों का मिलकर सेम ऑफेंस हुआ है। तो यहाँ पर ए को अलग ऑफेंस के लिए लाइबल किया जा रहा है और बी को अलग ऑफेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन का डिफरेंस है। ए का जो था ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में उससे एक्ट हो गया, लेकिन बी का जो था उसने इंटेंशनली यहाँ पर एक्ट किया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 क्लॉज 8। सेक्शन 3 क्लॉज 8 बात करता है हमारा कोऑपरेटिंग इन अ क्रिमिनल एक्ट। When an offense is committed by means of several person जो इंटेंशनली एक पर्टिकुलर एक्ट कर रहे हैं तो वो लाइबल होंगे। अगर कोई इंसान किसी क्रिमिनल एक्ट में जानबूझकर कोऑपरेट करे तो उसी क्राइम का गिल्टी माना जाएगा, कि ऐसे माना जाएगा कि उसी ने वो ऑफेंस किया है। अब हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए बोलता है ए और बी मिलकर जेड को धीरे धीरे पॉइजन देते हैं, जेड की डेथ हो जाती है। दोनों गिल्टी होंगे चाहे उन्होंने अलग अलग समय पर पॉइजन दिया हो। अब अगर हम बी इलस्ट्रेशन की बात करें तो इलस्ट्रेशन बी बोलता है ए और बी एक जेल के जॉइंट जेलर्स हैं। ए और बी क्या हैं? जॉइंट जेलर्स हैं, और उनके पास चार्ज है जेड का। जेड क्या है? प्रिजनर है, एंड दोनों मिलकर जेड को फूड नहीं देते हैं। Alternatively, for 6 hours at the time, A and B intending to cause Z death. अब क्या हुआ? A और B दोनों का इंटेंशन है Z की डेथ कॉज करने का, and knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with the food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. दोनों जॉइंट जेलर्स हैं और उनके पास चार्ज है जेड का। उनकी 6 आवर्स की जो है बेसिकली 6 आवर्स उनका चार्ज रहता है, लेकिन दोनों ने कोऑपरेट करा नोइंगली और जेड को फूड नहीं दिया, जेड की डेथ हो जाती है हंगर से। बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ मर्डर।
इफ वी टॉक अबाउट सी इलस्ट्रेशन, ए जेड को फूड नहीं देता है पर उसे सिर्फ वीकनेस होती है। ए एक जेलर है और उसके पास जेड एक प्रिजनर है, एंड ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ इलीगली ओमिट टू सप्लाई जेड विद फूड। उसने जेड को फूड नहीं दिया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ। तो इससे क्या हो गया, जेड को वीकनेस हो गई, बट द स्टारवेशन इतना सफिशिएंट नहीं था कि उससे डेथ हो सके जेड की। ए को डिसमिस कर दिया गया उसके ऑफिस से और बी आ जाता है। बी विदाउट कोल्यूजन एंड कोऑपरेशन, मतलब यहाँ पर ए और बी का कोई कोल्यूजन नहीं था, कोई मिली भगत नहीं थी। विद ए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, और वो इलीगली ओमिट कर देता है कि जेड को फूड नहीं देता है, नोइंगली दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज जेड डेथ, ये जानते हुए कि उससे जेड की डेथ हो जाएगी, और जेड डाइज ऑफ हंगर, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ पर बी किस चीज के लिए गिल्टी होगा, मर्डर के लिए, बट ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, तो ए जो है वो सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए लाइबल होगा। अब हम देखते हैं, हमने सेक्शन 3 पूरा पढ़ लिया है यहाँ पर। सेक्शन 3, यस, हाँ, वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 लॉ को क्लियर और लॉजिकल बनाता है ताकि ऑफेंसेस को सही तरीके से समझा जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये नए लॉज और आईपीसी से बेटर है? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और नए लीगल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको किसी भी तरह का लीगल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू।